हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास की। ये आज तीसरी क्लास है बच्चों। मैंने पिछली दो क्लास में पढ़ाया था सेंटर ऑफ मास का इंट्रोडक्शन, किसी भी ज्योमेट्री की वजह से कैसे सेंटर ऑफ मास फाइंड किया जाता है। बहुत सारी चीजें सिखाई थी। उस लेक्चर को आपने नहीं देखा तो आप इधर उधर लिंक में दिख जाएगा, आपको प्लेलिस्ट में जाके देख लो। फिर दूसरी क्लास जो हमने ली थी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। आज की जो क्लास है बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस कंसेप्ट को समझने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजी वे में हो जाते हैं। वो बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं आपको पिछली क्लासेस में पढ़ा के आया हूँ, कोलिजन में पढ़ा के आया हूँ, मोमेंटम, इंपल्स, कंजर्वेशन और मैकेनिक एनर्जी के कंसेप्ट पढ़ा के आया, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। आज वो क्वेश्चन बहुत इजी वे से सॉल्व किए जा सकते हैं अगर हमें ये कंसेप्ट पढ़ा हो। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे। ये जो लेक्चर है कौन से एग्जाम के लिए बहुत बेहतर है, तो जेई मेन एडवांस केवीपीवाई ओलंपियाड के लिए बहुत जरूरी है ये। और नीट और बोर्ड के बच्चों के लिए मतलब नॉलेज वाला है, लेकिन बहुत एग्जाम में आएंगे ऐसे क्वेश्चन तो बहुत रेयरेस्ट। हाँ, इसका जो थियोरेटिकल कंसेप्ट, जब मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, वो शुरू का पार्ट लगभग आधे घंटे का पार्ट बहुत जरूरी है। आपको कंसेप्ट जरूर समझ में आना चाहिए कि सेंटर ऑफ फ्रेम का मतलब क्या है, इस फ्रेम सेंटर ऑफ मास की जो फ्रेम बनाते हैं इसके लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है, वो पता लग गए तो बहुत चीजें हैं, वो आपको बहुत चीजों में हेल्प मिलेगी। और बुक्स इसकी जो आप एनसीईआरटी में तो ये बहुत कम दे रखा है बच्चों, कंसेप्ट यूज कर रखा है एक दो जगह रोटेटरी में। अदरवाइज आप रेसनिक हॉलिडे जो मेस्ट्रोफिजिक्स है आईआईटी के लिए, उससे ही पढ़ सकते हैं अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो। ठीक है, देखो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। तो देखो, अब तक हम सेंटर ऑफ मास को समझ के आए कि भाई सेंटर ऑफ मास क्या होता है ना। एक बात समझिए, मान लो कोई भी सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, ठीक, और इसमें मास m1 है, ये मास m2 है, ये मास m3 है। इनका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी अगर ये सब चल रहे हैं, मान लो इधर जा रहा है इधर, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vcm है। अगर मैं एक ऑब्जर्वर को यहां बिठा दूं, इसी फ्रेम पे, इसी पॉइंट पे बिठा दूं, तो उसके रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? जीरो। किसी भी ऑब्जेक्ट का हम जो लीनियर मोमेंटम लिखते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जब इस सिस्टम के रेस्पेक्ट में अगर किसी आदमी को यहां बिठा दिया जाए, ऑब्जर्वर को सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पूछा जाए भाई कितनी वेलोसिटी फील हो रही है, तो बोलेगा मुझे तो वेस्ट में फील हो रहा है सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। तो इसका मतलब अगर मैं रिलेटिव मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अगर लिखूं, तो रिलेटिव वेलोसिटी उसके लिए क्या हो जाएगी बच्चों? जीरो। किसी भी सिस्टम का जो सेंटर लीनियर मोमेंटम होता है सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या होता है? जीरो। तो इस बात को मैं पहले आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा, फिर इससे कुछ और फोर्स की रिलेट करेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखो, हम एक कंसेप्ट समझने जा रहे हैं। भाई समझ में आ गई ये बात कि किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जो लीनियर मोमेंटम होता है नेट, ठीक है, वो जीरो होता है। m इंटू जीरो दैट इज जीरो। ये एम ओ मत समझ लेना। ठीक है, चलो मैं शुरू करने जा रहा हूं। एक सिस्टम लेते हैं बच्चों, जैसे ये एक सिस्टम है m1 और ये m2। ठीक है, इसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी वेलोसिटी है v2। इधर उधर कहीं पे भी ये सेंटर ऑफ मास है। ठीक है बच्चों, तो देखो, पहले मैं आपसे पूछूं कि भाई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ, तो क्या बताओगे? 2 पॉइंट मास सिस्टम, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हम ये चेक करेंगे कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर हमने लिया है तो उसके रेस्पेक्ट में लीनियर मोमेंटम कितना होगा। आप कहोगे सर जीरो, लेकिन इसको समझना है, ठीक है, ताकि हमारा एक कंसेप्ट बने। तो देखो बच्चों, हमने क्या काम किया, जैसे सबसे पहले हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देखी, कितनी होगी भाई? m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। पढ़ रखिए ना बच्चों ये? ठीक है, अब मैं लिखने जा रहा हूं वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, COM। क्या लिखेंगे बच्चों? v1 कोमा c, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो देखो बेटा, ये हो जाएगा v1 माइनस vcm। लिख सकते हो नहीं?
V1 माइनस VCM, मतलब इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में, ये जो V1 V2 होती है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भाई। अब हम इस मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखने जा रहे हैं, तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। देखो M1 V1 ओ, क्या लिखोगे बच्चों, V1 माइनस VCM कितना है, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ये बनेगा M1 V1 प्लस M2 V1 माइनस M1 V1 माइनस M2 V2, ठीक, अपॉन M1 प्लस M2। देखना बच्चों, M1 V1 से M1 V1 कट गया, क्या बचेगा, ये M2 कॉमन आ जाएगा, V1 माइनस V2 अपॉन M1 प्लस M2। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ मास M1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये क्या हो जाएगा बच्चों, V1C M2 VR अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ये आ गई ऐसे, V1 विद रिस्पेक्ट टू C, तो M2 VR अपॉन M1 प्लस M2, क्लियर है। अब देखो इसके बाद सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि भाई सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ M2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, M2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे, V2C V2 माइनस VCM लिखोगे ना बच्चों। जब आप इसे सॉल्व करोगे, मैं कर देता हूं, V2 माइनस VCM कितना होगा, देखो M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2 होगा ना, ऐसे लिखा। इसको सॉल्व करो, M1 V2 प्लस M2 V2 माइनस M1 V1 माइनस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। अब देखो बच्चों ये टर्म कट जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा यहां, ये आएगा, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं हम इसको, ये आएगा V2C M1 कॉमन ले लो, V2 माइनस V1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। समझ में आया बच्चों, ये इक्वेशन बी। अब एक बच्चा कहता है कि सर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो ये रिलेटिव वेलोसिटी है ना, और देखो मैं इसको रिलेटिव को ऐसे ना लिख के ऐसे लिखता हूं, ये वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 है ना, और ये कितनी हो जाएगी बच्चों, देखना जरा, MV2 कॉमा C, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितनी हो जाएगी, ये M1 V21 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये हमने जो वेलोसिटी फाइंड करी है बच्चों, ये वाली विद रिस्पेक्ट ऑफ मास M2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और ये वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब हमें करना क्या है, मोमेंटम लिखना है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो देखो मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो देखो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, P सिस्टम का सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सिस्टम का लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, देखो V ऐसे लिखो, मास इंटू वेलोसिटी, M1 V1C प्लस M2 V2C, ठीक है बच्चों। देखो क्या लिखेंगे, M1 और ये क्या हो जाएगा V12, ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना। एक मिनट, इसको V12 को पूरा लिखो, M2 V12 अपॉन M1 प्लस M2, और प्लस ये देखो M2 और V2C, ये रहा ना, M1 V21 अपॉन M1 प्लस M2। देखो बच्चों ध्यान से, आपको पता है कि V12 और V21 इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, पढ़ा है ना भाई, कॉमन सेंस है। ये V1 माइनस V2 है और ये V2 माइनस V1 है, तो इक्वल एंड अपोजिट नहीं हुए। तो इसका मतलब
इसका मतलब ये दोनों वैल्यू अगर अपोजिट है तो ये बाकी सब टर्म इक्वल है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये कट जाएगा ना, इक्वल टू जीरो, है ना भाई। v12 इक्वल टू माइनस v21, यानी कि क्या पता लगा कि किसी भी सिस्टम का जो नेट मोमेंटम होता है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज जीरो। ठीक है, एक बच्चा कहता है क्या सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एम आई वेलोसिटी ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो। बताओ बच्चों, ये भी तो वही बात है, मास इंटू वेलोसिटी, और किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। यानी कि किसी भी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी जो रहती है वो मल्टीप्लाई की मास के साथ, तो लीनियर मोमेंटम आ गया सिस्टम का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, उसका रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो। ठीक है, हमेशा हमेशा, क्लियर है। क्योंकि आप खुद सोचो कि यार सेंटर ऑफ मास पे बिठा दिया किसी ऑब्जर्वर को, तो उसको सेंटर ऑफ मास रेस्ट में दिखाई देगा नहीं, तो उसके रेस्पेक्ट में लीनियर मोमेंटम सिस्टम का जीरो हो गया। और ये इंडिविजुअली हमने समझ लिया कि एक पार्टिकल इधर जा रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरा इधर, रिजल्टेंट मोमेंटम कैंसिल हो गया। क्लियर है, ये बात समझ में आई। अब सर इससे और क्या फायदा हो सकता है हमें, तो देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी पहले हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम, फिर कंसेप्ट और बनाते जाएंगे। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो कि अब तक हमें जो पता लगा है, नोट टोटल लीनियर मोमेंटम। अब जैसे नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए ये लाइन बहुत कीमती है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम with respect to center of mass will be zero। ठीक है, will be zero। क्लियर है, बिल्कुल इसी कंसेप्ट से हम फोर्स के बारे में भी जानेंगे, लेकिन अभी पहले इतना ही लिखते हैं। ठीक है, देखो बच्चों अब लिखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। भाई एक सिस्टम में बहुत सारे मास है, मान लो ये m1, ये v1 से चल रहा है, ये m2, ये v2 से चल रहा है, m3 ये v3 से चल रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इसकी वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी, है ना। और ऐसे कोई एक और मास होगा, मान लो हमने इसका मास mi और वेलोसिटी vi, ऐसे है ये। ठीक, ऐसे लिख दिया। ठीक, अब हम इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे सिस्टम की। ठीक, टोटल वेलोस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास टोटल लिखनी है। ठीक है, तो देखो बच्चों आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर अभी तो आप काइनेटिक एनर्जी, अभी तो हम सिस्टम की बात कर रहे थे, सिस्टम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे, हाँ कर रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी टोटल काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या होगी बच्चों, हाफ, हर मास के पास काइनेटिक एनर्जी तो mi vi का स्क्वायर और सिग्मा, मानते हो बच्चों, सिग्मा हाफ m vi स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। फिर एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ एनी मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा, vi माइनस vc होगा ना। वेलोसिटी ऑफ ith मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास vi माइनस vc लिखेंगे, और vi कितना होगा बच्चों यहां से, vc प्लस vic, मानते हो बात, ऐसे। ठीक है, देखो हाफ mi vi की जगह क्या लिखेंगे, vc प्लस vic का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। देखो हाफ mi vc का स्क्वायर vic का स्क्वायर टू vc vic, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, है ना। देखो हाफ mi vc का स्क्वायर और सिग्मा लगा दो, प्लस हाफ सिग्मा mi vic का स्क्वायर प्लस, देखो जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों सिग्मा mi vic इंटू vc। थोड़ा यहां अलग सा दिखा देता हूं मैं लिख के इसको, जैसे हमने ये लिखा इंटू vc। ठीक है, एक मिनट थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। ठीक, अब ठीक कर लेते हैं इसको।
इंटू वी सी। देखो बच्चों, ये यहां से यहां मल्टीप्लाई हुआ ना, 2 VC, 2 से 2 कट जाएगा ये टर्म, ठीक है। अब मुझे बताओ, आप अभी जान के आए हो कि सर ये तो पूरा जीरो होता है, ये क्या है बच्चों? सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो ये टर्म तो जीरो है। अगर ये टर्म जीरो है, ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, हाफ सिग्मा एम आई और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना, प्लस हाफ एम आई वी आई सी का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो बच्चों, इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। भाई सिग्मा वीसी तो पूरे सिस्टम की एक ही होगी, है ना, और ये हो गया हाफ सिग्मा एम आई वी आई सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम हो गई, ठीक। ऐसे लिखा जा सकता है। इसको और कितना इजी तरीके से लिखा जा सकता है बच्चों, तो ये देखते हैं अब। तो इसको अलग अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है बच्चों, थोड़ा सा और डिफरेंट वे में। जैसे आप ये देखो, जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपको पता भी है वैसे, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों, P²/2m, है ना। तो ये जो हो गई, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं m×c VC, तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास हुआ ना, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, Pc²/2m, ठीक है, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, प्लस ये क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है ना। ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, या ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब इसको ऐसे पूरा लिख दिया हमने, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और ये मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, Pc²/2m, ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों इसको। इससे क्या फायदा होगा भाई, देखो अब क्या कर सकते हैं, जैसे मैं इसी का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, अब 2 पॉइंट मास सिस्टम में, ठीक है, हम किसी 2 पॉइंट मास सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखने जा रहे हैं, जो ज्यादातर आपको जो जेई के, एडवांस के, केबीपीवाई के, इन सब के क्वेश्चन मिलते हैं 12वीं लेवल पे, वो 2 सिस्टम होते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, एक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है, इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो वो हमें इसको बना लेना है, वैसे तो ओवरऑल फॉर्मूला हो गया, और हम इसका रोटेटरी मोशन में भी इस्तेमाल करेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो पहले इसे यहां रखते हैं, और जैसे मान लो ये मास m1 है, इसकी वेलोसिटी v1, m2, v2, ठीक है। देखो बच्चों, इसका सेंटर ऑफ मास होगा कहीं VCM, है ना। पहले हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखने जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे P1, C का होल स्क्वायर अपॉन 2m1, ये वाला टर्म लिखने जा रहे हैं, P2C का होल स्क्वायर अपॉन 2m2। अभी मैंने आपको फाइंड करके दिया था मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, बताया था ना। देखना क्या आया था बच्चों, देखो क्या आया था, ये वैल्यू आई थी ना, m2 रिलेटिव स्पीड, है ना, कहां गया वो, टोटल लीनियर मोमेंटम, यहां लिखा था, देखो बच्चों मैंने, है ना, ये दोनों वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट थी नहीं, हमें पता लगा था कि ये जो मोमेंटम है पार्टिकल 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल एंड अपोजिट है, बिल्कुल वही बात मैं यहां लिखने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे पॉइंट 1 का जो मोमेंट, जो जैसे ये था, दैट वाज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना, और ये था v रिलेटिव, दैट इज v1 माइनस v2। ऐसे ही पॉइंट 2 का था m1 m2, और मैग्नीट्यूड की बात करते हैं केवल, m1 प्लस m2, सेम था बच्चों ये, है ना। अब देखो यहां लिखता हूं मैं इसको, m1 तो कॉमन आ जाएगा ना, ये फैक्टर पूरा, इसका स्क्वायर कॉमन आ गया, है ना, तो ये हो जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, इस इन दोनों टर्म के, अपॉन इंटू वी का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2m1 प्लस 2m2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो जरा, ये हो जाएगा बच्चों m1 m2
वी आर का स्क्वायर अपॉन एक 2 कॉमन ले लेते हैं वहां से, m1 प्लस m2, और सॉरी ये भी होल स्क्वायर है ना, पूरी वैल्यूज का, और ये हो जाएगा बच्चों यहाँ m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। देखो एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो देखो ये m1 m2 इस वाले स्क्वायर को काट देंगे और ये इसको क्या बचा, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 वी आर का स्क्वायर। बचा नहीं बचा? ये वैल्यू क्या होती है भाई, इस वैल्यू को हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। इसको आज से मैं क्या लिखूंगा बच्चों, म्यू, एंड दैट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास, ठीक है, रिड्यूस मास। और अगर ऐसे लिखना हो, हाफ क्या बन जाएगा ये, म्यू और रिलेटिव, वी रिलेटिव इज v1 माइनस v2 और v2 माइनस v1, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम इसका, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये आ गई। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देखो बच्चों, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखी जाएगी अब, टोटल काइनेटिक एनर्जी किसी भी सिस्टम की होगी दैट इज हाफ म्यू वी आर का स्क्वायर प्लस मोमेंटम, पूरे सिस्टम का मोमेंटम विद रिस्पेक्ट, मतलब सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम अपॉन टोटल मास, ये लिखी जाएगी, ठीक है बच्चों। या आप ये कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास और प्लस ये रिलेटिव। इसका मतलब क्या है, अब आप एक बात देखो, आप तो कहते हो कि सर टोटल काइनेटिक एनर्जी तो हम हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं, आज ऐसा क्यों हो गया। देखो बेटा, अगर कोई ये ऑब्जेक्ट है, इसमें ये 3 मास से बन के बना है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी भी स्पीड सेम, इसकी भी स्पीड, इसकी भी स्पीड, अगर स्पीड सेम है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, तो ये टर्म हट जाएगा। तो प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में केवल क्या रह जाएगा, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m। लेकिन अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इसकी ऐसे, इसकी ऐसे, इसकी ऐसे, तो फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी हम ऐसे नहीं लिख सकते केवल इसी टर्म से, ये टर्म भी आएगा, ठीक है। 2 पार्टिकल के लिए हाफ म्यू वी आर स्क्वायर हो गया, अगर 3D मतलब 3 मास है उसमें 4 है, अलग है कुछ, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करा जाएगा, ये टर्म उसी अकॉर्डिंग, जैसे मैंने यहाँ 2 मास के लिए कैलकुलेट करा है। हाँ फिलहाल अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट रोल करता होगा ऐसे, या 2 मास, अगर देखो ये 2 मास है m1 m2, ठीक है, मैंने एक स्टिक से बांध दिया इनको और दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो ऐसे चलेंगे नहीं, तो इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों, 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बचेगी, पी स्क्वायर बाई 2m, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर इनकी वेलोसिटी अलग अलग हो, ये v1 ये v2, तो ये कुछ ऐसे नहीं होगा कि अगर v2 ज्यादा हो तो ऐसे नहीं चलेगा, तो ट्रांसलेटर ही नहीं रहा, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, फिर ये टर्म भी आएगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी को बताएगा। क्लियर है बच्चों। अब देखो, जैसे मैं आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लूं, ये चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। जैसे मैं आपसे कहूं कि बेटा ये स्प्रिंग था, ठीक है, ये m और ये भी m है, ठीक है, इसकी स्पीड, इसको सडनली स्पीड u दी है और इसको ऐसे स्पीड दी है, ठीक है, u हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखे हैं, एक को हॉरिजॉन्टल मतलब एक को x डायरेक्शन में स्पीड दी है, एक को y में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ये दोनों, ठीक है, स्प्रिंग बंधा हुआ है। इसी टाइम बताना है आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ठीक है, ये क्वेश्चन बताना है। अब सोचो, अगर ये काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तो ये कौन सी होती है बच्चों, ये वाली काइनेटिक एनर्जी है ना। तो यानी कि आपको बताना है केवल ये वाली, टोटल नहीं बतानी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, केवल सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेस्पेक्ट में। क्या लिखोगे बच्चों, बताओ जरा। इसका लिखा जाएगा हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, हाफ म्यू रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। अब रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखी जाए, फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो देखो वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगी, यू आई कैप, है ना, वेलोसिटी ऑफ बी क्या ले लें, यू जी कैप, तो यू ए वी ए माइनस वी बी क्या लिखा जाएगा बच्चों, यू आई कैप माइनस यू जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वही तो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, दैट इज अंडर रूट
यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर दैट इज यू रूट टू। तो देखो हाफ म्यू की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, रिड्यूस मास होगा ना ये, m इंटू एम अपॉन एम प्लस एम इंटू वी रूट टू का दैट इज यू रूट टू का होल स्क्वायर। ठीक है, और क्या लिखा जा सकता है आगे इसको, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हाफ m बाय टू वी स्क्वायर इंटू टू, तो 2 से 2 कट के हाफ m वी स्क्वायर दैट इज यू स्क्वायर, जो भी आप लिख रहे हो। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सिस्टम है। टोटल लिखनी हो तो टोटल के लिए क्या करोगे, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखोगे, ठीक है, और उसका मोमेंटम लिखोगे, तो दैट इज वो और जोड़ देंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक, टोटल मास इनटू, मतलब अगर आपको एक टर्म और जोड़ना है, मतलब टोटल पूछा जाए इस सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज दैट टर्म, ठीक है, प्लस टोटल मास कितना है m1 प्लस m और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मैंने लिखनी सिखा रखी है आपको। ठीक है बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड लिख लोगे यहाँ पे, आई जे के में है वेलोसिटी। ऐसे टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखनी सीख ली। अब देखो, जैसे यहीं पे एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, जैसे कोलिजन का क्वेश्चन है, ये मैं करा चुका हूं बच्चों। कोलिजन को मैंने बिना सेंटर ऑफ मास फ्रेम के कराया था, मैंने कहा था कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम से भी सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन आप पिछली वीडियोस में जाके, वर्क एनर्जी पावर की कोलिजन की वीडियोस में जाके पढ़ सकते हो, इंपल्स वगैरह सब कुछ। तो वहां अब ये दूसरे तरीके से आज अप्रोच ले रहे हैं हम, जैसे ये m1 है, ये u1 स्पीड है, और ये m2 है, और ये u2 है। u1 इज ग्रेटर देन u2, ठीक है। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम if system is perfectly inelastic, है ना। इनइलास्टिक को प्लास्टिक भी बोल सकते हो ना बच्चों, ठीक है। और कब बतानी है काइनेटिक एनर्जी, ड्यूरिंग प्लास्टिक कोलिजन, मतलब जब कोलिजन हो रहा है तब बतानी है। देखो बच्चों, एक बात सोचो, जब कोलिजन हो रहा होता है तो प्लास्टिक कोलिजन हो गया तो दोनों स्टिक कर जाते हैं ना, तो दोनों की स्पीड सेम नहीं हो जाती बच्चों, है ना। तो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ म्यू सेंटर ऑफ मास रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस हाफ टोटल मास, है ना, इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोमेंटम के टर्म में भी लिख सकते हो। ऐसे भी आप सोचो, जब ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा होगा तो दोनों स्टिक कर जाते हैं, तो उस टाइम रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 0, है ना। और हाफ m, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी बच्चों, m, टोटल मास को भी लिखेंगे ना अब कितना, m1 प्लस m2, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे सिस्टम की क्या लिखा रखी है बच्चों, पता है ना आपको, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, इसका होल स्क्वायर। और कितना हो जाएगा बच्चों, ये हाफ m1 v1 प्लस m2 v2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये काइनेटिक एनर्जी प्लास्टिक कोलिजन में है, ठीक है। और इससे ये देखो, ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के बाद हुआ। अगर ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक ना होता तो उसकी टक्कर के बाद क्या होता बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाती ना, कुछ हो जाती ना कुछ, तो इसका मतलब वो टर्म भी बचता, ठीक है, वो टर्म भी बचता। तो ऐसे केस में अगर कुछ फाइनाइट वैल्यू बच रही है, ये टर्म होता ना कुछ, तो अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो उस केस में मैक्सिमम लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि आपके पास सिर्फ ये टर्म बचा है। ये टर्म तो आ ही नहीं रहा ना, रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा 0 होगी। तो दैट्स वाई, अगर आपको एक क्वेश्चन जो हमने पहले भी पढ़ा था ये कोलिजन केस में, कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में हमेशा मैक्सिमम लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का, और यही एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल भी है।
आपको पूरे पेज पे लिख के एनसीईआरटी ने समझा रखा है कि परफेक्टली इनइलास्टिक में मैक्सिमम लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, हाँ कुछ समझ में आया बच्चों? इनइलास्टिक नहीं, परफेक्टली इनइलास्टिक है। अब देखो, अब यहां हम ये मैंने अपने काइनेटिक मतलब काइनेटिक एनर्जी लिख के दिखाई। अब इसका फायदा क्या होता है, क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं इससे? तो देखो बच्चों, मैं आपको वर्क एनर्जी थ्योरम दिखा रहा हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम। विद इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। देखो बच्चों, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत ध्यान समझना। क्या पढ़ रखी है हमने थ्योरम? टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन एक्सटर्नल भी हो सकता है बच्चों, और वर्क डन इंटरनल भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहां क्या होगा बच्चों, फाइनल काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम कैसे लिखेंगे? सोचो बच्चों, हाफ सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या लिखी जाती है स्पीड? म्यू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, है ना। तो जैसे v12 लिखो आप इसको, चाहे v रिलेटिव लिखो। मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखने जा रहा हूं, ठीक है, पूरे सिस्टम की। तो v रिलेटिव का स्क्वायर, है ना, और प्लस आप कहोगे सर हाफ एम वी सी का स्क्वायर, है ना, माइनस हाफ, ये इनिशियल है, ठीक है, सॉरी फाइनल, और माइनस हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी सी स्क्वायर, ये फाइनल। ऐसे सोचो। आप एक बात बताओ, अगर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होती है? 0। तो ये 0 कर दो, ठीक है, ये टर्म भी क्या कर दो? 0 कर दो। क्या बचेगा बच्चों? ये हाफ म्यू रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, और ये कौन सी है? फाइनल, ठीक है, माइनस हाफ म्यू वही है हमारा रिड्यूस मास, वेलोसिटी और रिलेटिव और इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी फाइनल माइनस का स्क्वायर, और ये यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, ये फॉर्मूला बन गया। मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो जो क्वेश्चन हम पहले कोलिजन वगैरह में पढ़ते थे, उनमें एक स्टेप में हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करते थे, या कॉमन वेलोसिटी फाइंड करते थे लीनियर मोमेंटम का इस्तेमाल करके, वो टर्म हमारा बच जाता है, तो थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं ये नहीं आता तो इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो सकते, हो जाते हैं। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कंसेप्ट पूरा, और कुछ थ्योरेटिकल बातें और समझ में आती है। देखो, टोटल वर्क डन विद रिस्पेक्ट सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रिस्पेक्ट में है हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर माइनस म्यू रिलेटिव इनिशियल का स्क्वायर, है ना। म्यू क्या है? रिड्यूस मास। अगर 2 मास सिस्टम है तो म्यू होता है m1 m2 और अपॉन m1 प्लस m2। देखो बच्चों, ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला, क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे बहुत करा रखे हैं, जैसे ये मास m1 है, ये m2 है, और इसको स्पीड v नोट दे दी, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग। इलोंगेशन इन स्प्रिंग, आपको जरूरी है कि पहले लेक्चर भी देखना जरूर, जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वगैरह करा रखे हैं पहले वर्क एनर्जी थ्योरम में और पिछले चैप्टर में। अब ये इस तरीके से देखो, अब ये इनिशियल स्पीड दी बच्चों से, इंपल्स दिया स्पीड, ठीक है, मतलब जैसे सिस्टम रखा हुआ था स्मूथ सरफेस पे, और एक ब्लॉक को स्पीड वी नोट दे दी, और पूछा जा रहा है मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग बताओ। बच्चों यहाँ क्या होगा, जैसे आप इसे फ्री छोड़ दोगे, इसे इंपल्स देके, तो ये आगे जाएगा, ये इसको खींचेगा, और एक टाइम पे चलते 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 ये खींचेगा, और इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक टाइम पे स्पीड सेम होगी इसकी, कम होते होते फिर इसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर ये कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। तो मैक्सिमम इलोंगेशन के टाइम दोनों की स्पीड सेम होगी, ठीक है।
इतनी बात पता है हमें। मैक्सिमम एलोंगेशन के टाइम दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। यहाँ पर सोचो भाई, इसकी तो स्पीड कम होती जा रही है और इसकी बढ़ती जा रही है, तो एक टाइम पे स्पीड बराबर और उसके बाद इसकी कम होती जाएगी और ये खींचता, फिर इलोंगेशन, फिर ये क्या होगा, इलोंगेशन होने के बाद फिर ये कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड तो कम होगी और इसकी बढ़ती जाएगी, फिर ये नजदीक आने शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? तो मैक्सिमम इलोंगेशन के टाइम दोनों की स्पीड सेम। मैं डायग्राम बना के दे देता हूं। ऐसे कॉमन स्पीड हो जाएगी वी नॉट वी, मतलब वी डैश वी डैश। ठीक है? तो सोचो अब इस क्वेश्चन को पहले जैसे आपने किया था, पहले मोमेंटम कंजर्व करते थे, फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते थे। आज क्या करें? अच्छा पहले ये बताओ, इस क्वेश्चन में एक्सटर्नल फोर्स है कोई? नहीं। इंपल्स दिया है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो एक्सटर्नल फोर्स तो हो गया जीरो। ठीक है? एक्सटर्नल फोर्स, अब थ्योरम लिख लेते हैं, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम लिख रहे हैं, प्लस इंटरनल फोर्स का वर्क डन प्लस हाफ। अब जब ये दोनों सेम स्पीड से चलेंगे m1 m2, तो वहां पे रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों? फाइनली देखना, v डैश माइनस v डैश का स्क्वायर, जीरो माइनस हाफ m, और अभी रिलेटिव स्पीड कितनी है इनके आपस में? हाफ m1 m2 v नॉट माइनस जीरो का होल स्क्वायर। ठीक है? अच्छा एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, स्प्रिंग वर्क करेगा ना, और स्प्रिंग इंपल्स के अपोजिट वर्क करेगा। अपोजिट, जब स्प्रिंग का वर्क मोशन का अपोज कर रहा है तो क्या लिखेंगे? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है? ये टर्म पूरा जीरो हो गया, माइनस हाफ, और बच्चों ये m1 प्लस m2 कौन लिखेगा? हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 v नॉट का स्क्वायर। ठीक है? माइनस हाफ से हाफ कट गया, x जो आएगा ये आ जाएगा बच्चों m1 m2 v नोट का स्क्वायर अपॉन k अपॉन m1 प्लस m2। ठीक? ये आ जाएगा। इसके कुछ शॉर्टकट उस टाइम भी बता रखे हैं, लेकिन अब ये और सही से आया। इस तरीके से सेंटर ऑफ मास फ्रेम से क्वेश्चन कर लिया। ठीक है? अब तुम एक बात और सोचो, अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन में क्या काम करूं, एक फॉर्मूला बना देता हूं। जैसे इस क्वेश्चन में ऐसे बोल दे, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में अभी ब्लॉक रखा है, ऐसे वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो पहले कराए थे, v1 v2। ठीक है? अगर v1 बड़ा होता है v2 से, तो इस केस में बच्चों क्या होता है? कंप्रेशन होता है, फिर खुलता है ये, तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे स्पीड सेम हो जाती है, फिर कंप्रेशन पूछता है। अगर v2 बड़ा हो जाए v1 से, तो पहले खुलेगा फिर ये वापस होंगे, बाद में ऑसिलेट भी करते हैं, वो अलग बात है। तो उस केस में इलोंगेशन पूछता है। जब v2 बड़ा होता है v1 से तो इलोंगेशन पूछता है, जैसे यहां था ये v2 जीरो था, v2 v नोट था और यहाँ पे जीरो। इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल सेम। इसका एक्सप्रेशन कैसे बनेगा बच्चों? एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, यहाँ देखो स्मूथ सरफेस पे रखा है, ये इंपल्स है, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है? इंटरनल यही सेम, और फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी जो भी पूछा है, अगर मान लो उसने बोला है कि ये, तो वहां कंप्रेशन होगा। ठीक है? इस केस में होगा मैक्सिमम कंप्रेशन का क्वेश्चन। तो क्या लिखोगे? हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये टर्म रिलेटिव वेलोसिटी मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम जीरो हो जाएगी, तो ये टर्म तो पूरा जीरो हो जाएगा बच्चों ये। ठीक है? तो जीरो माइनस हाफ v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। ठीक है? समझा बच्चों? दोबारा बताऊं, ये जीरो माइनस हाफ, जीरो वाला टर्म कौन सा है? ये रिलेटिव वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। दोनों की स्पीड सेम हो जाए, क्योंकि ये तेजी से चला, ये कम, तो ऐसे। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस हाफ से माइनस हाफ कट गया, x इक्वल टू आ गया m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन k। ठीक है? ये क्वेश्चन, और बिल्कुल वही क्वेश्चन जो हमने पहले पढ़ा था एक और। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये m, ठीक, m नॉट और ये कैपिटल M, सारे सरफेस स्मूथ हैं बच्चों, ये कोई वेज है। ठीक है? यहां फ्रिक्शन नहीं है, यहां भी फ्रिक्शन नहीं है। इसको हमने स्पीड u से फेंक दिया। ठीक है? स्पीड u से फेंक दिया, तो पूछा जा रहा है इसमें कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। ठीक है? कितनी हाइट तक जाएगा। तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या होता है? जब ये इस पे जाएगा तो फोर्स लगाएगा, तो वेज भी आगे जा रही होगी और ये भी आगे जा रहे होंगे, दोनों इकट्ठे जा रहे होंगे। मैक्सिमम हाइट पे जब जा रहा होगा बच्चों, ये जहां भी होगा उस टाइम
दोनों सेम स्पीड से जा रहे होंगे ना हॉरिजॉन्टली, जैसे फ्लैट सरफेस पे पहुंचेगा, तो वहां दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0, है ना। और ये वर्टिकल में होगी नहीं, क्योंकि रेस्ट में आगे होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, तो मैक्सिमम हाइट बोल रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम हाइट कितनी होगी अगर इसको फेंक दिया जाए। तो कुछ देर बाद का डायग्राम जैसा ये मैंने बनाया, उस टाइम दोनों की स्पीड सेम होगी। तो जो आपका फॉर्मूला है एक्सटर्नल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, है ना, और हाफ म्यू रिलेटिव फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ म्यू रिलेटिव इनिशियल का स्क्वायर। तो सोचो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी तो सेम नहीं हो जाएगी जब यहां पहुंच जाएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, 0। यहां पे इंटरनल फोर्स का वर्क 0 है, कोई इंटरनल फोर्स है ही नहीं। यहां एक्सटर्नल फोर्स है, कौन है, ग्रेविटी। और जब ऊपर जाता है ऑब्जेक्ट कितना वर्क होता है बच्चों, माइनस mgh, है ना, ग्रेविटी का वर्क, माइनस हाफ म्यू वी, और रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल कितनी है, इसकी u है और इसकी 0, तो u माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, एम नोट जी एच हाफ म्यू की जगह एम नोट एम अपॉन एम नोट प्लस एम यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एम नोट से एम नोट कट गया, एच कितना आ जाएगा, एम यू स्क्वायर अपॉन 2g एम नोट प्लस एम का होल स्क्वायर। ये हाइट है, ठीक है, एम यू स्क्वायर 2g अपॉन एम नोट प्लस एम। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, तो ये काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट सिखाया, बहुत सारे क्वेश्चन आप इससे कर सकते हो आप। ठीक है, अब फोर्स का क्वेश्चन, फोर्स से रिलेटेड कंसेप्ट सिखा रहा हूं। फॉर एग्जांपल बच्चों, बिल्कुल रिपीट होगा कंसेप्ट, एकदम वही कंसेप्ट है जो अब आप दोबारा समझोगे। जैसे ये मास m1 है, ठीक है, इसका एक्सेलेरेशन a1 है, ये मास m2, एक्सेलेरेशन a2, कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास भी होगा, तो उसका एक्सेलेरेशन ac। ठीक है, देखो जल्दी जल्दी लिखता हूं मैं। जैसे आपसे कहूं कि एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ, तो आप क्या कहोगे, सर m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, दूसरा मैं आपसे कहूं कि एक्सेलेरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बताओ, तो आप a1 माइनस ac लिखोगे। मतलब एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम पता कर रहे हैं, तो कितना लिखा हमने, देखो a1 माइनस ac होगा m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। देख सकते हैं ना बच्चों। अब देखो m1 a1 कॉमन ले लिया, प्लस m2 a1 माइनस m1 a1 माइनस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। देखो ये टर्म इससे कट गया। ठीक है, यहां क्या कॉमन आया, m2 और a1 माइनस a2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, a1c। इसको हो सकता है एक बार जब आप पहली बार पढ़ोगे तो आपका दिमाग घूम सकता है, दोबारा इसको वीडियो को देखना, तिबारा 2-3 बार देख के आपका फिर सारे सीक्वेंस बन जाएगा फटाफट, सारे बोर्ड पे जब कंटेंट देखोगे। तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वन विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या बनेगा बच्चों, m2 a12 लिख दूं मैं इसको, m1 प्लस m2। सिमिलरली एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 2, एक्सेलेरेशन ऑफ मास 2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1, और ये a21 हो जाएगा, चेक करके देख लो आप। बिल्कुल ऐसा ही नहीं सर जैसे मोमेंटम में पढ़ाया था आपने, है। अब देखो कितनी मजेदार बात, मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों m1 a1 c। ठीक है, ये क्या है सर, मैं लिखने जा रहा हूं कि मास, भाई किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स लगता है सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखना है। ये क्या होगा बच्चों, नेट फोर्स ऑन मास वन विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना, m1, और एक्सेलेरेशन ऑफ मास m1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। देखो क्या आएगा, ये समझना इसको, बहुत बढ़िया चीजें हैं बच्चों, ये थोड़ा सा अलग सा पार्ट है ये, लेकिन सीखने को बहुत मिलता है। m1 इसको लिखो जरा, ये हो जाएगा बच्चों m2 a12 अपॉन m1 प्लस m2, होगा ना। ऐसी फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेम सोचो,
मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें ऊपर लिख दूँ, चलो यही लिखता हूँ M2A2, है ना। मतलब भाई इसका रायता मत बना देना कभी, कुछ उल्टा सीधा लिख दो, जैसे पहले समझा देता हूं मैं, समझ रहे हो बच्चों। एक्सेलेरेशन ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब देखो क्या बनेगा, M2 और A2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या है, बन गया। इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, है ना। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ो बच्चों, F1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस F2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना। मैं इन दोनों को जोड़ने जा रहा हूं, देखना बच्चों क्या आएगा। आपको पता है A12 इज नेगेटिव ऑफ A21, सर क्यों? क्योंकि A12 है A1 माइनस A2 और A21 होगा A2 माइनस A1। जब आपको देखा कि पूरा वैल्यू सेम आ गई, आप जोड़ोगे M1 प्लस M2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा A12 प्लस A21, ये जीरो नहीं हो जाएगा बस, जीरो, है ना। आपने यहां से कंसेप्ट देखा कि यार सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में दोनों ऑब्जेक्ट पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है ना। चाहे एक्सटर्नल फोर्स है चाहे जो भी है, नेट फोर्स जो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में है ना, वो इक्वल एंड अपोजिट है, जीरो है, मतलब उनका रिजल्टेंट जीरो है। यानी कि F1 ऑन विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, फोर्स ऑन टू विद रेस्पेक्ट टू सिस्टम, मतलब सेंटर ऑफ मास इक्वल एंड अपोजिट है और मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, ठीक है। इससे क्या पता लगा सर? तो इससे पता लगा कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है उसके सिस्टम पे, ताकि उसका सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट ना हो फ्रेम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। सिस्टम अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए तो हमारा एक्सेलरेशन वही हो गया जो सेंटर ऑफ मास का है, तो इसका मतलब जो भी फोर्स लगेंगे वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, ताकि हमारे फ्रेम के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट ना हो। हाँ, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट हो सकता है। अब इस बात का बहुत सारे आपको कंसेप्ट पता लगे, ये देखो बिल्कुल अभी हमने जैसे पिछली क्लास में कहा था कि सेंटर ऑफ मास, न्यूटन थर्ड लॉ, है ना, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सब एक ही बात है। तो आपको यहां पता लगा कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो जीरो, ठीक है। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि नेटवर्क बच्चों क्या सीखा हमने अभी कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे थे। तो ये दो बातें पता लगी, वेक्टर फॉर्म में लिख लो इसको, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो देखो क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, और ये क्वेश्चन हमेशा ही इस मेथड से सबसे इजी होता है, इस मेथड से सॉल्व करना। जैसे ये M1 है और ये M2 है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आज पहली बार करा रहा हूं, उस मेथड से नहीं किया मैंने, मोमेंटम वगैरह में नहीं किया, क्योंकि वहां इंटीग्रेशन वगैरह बहुत यूज होता है इस क्वेश्चन में दूसरे मेथड से। यहां हम इसमें क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स F लगाया, ठीक है, फोर्स F लगाया बच्चों इस ऑब्जेक्ट पे। तो देखो मतलब ऐसा कर लेते हैं कि जैसे इस पे फोर्स F2 ले लेते हैं और इस पे F1 एक साथ ही, फिर बाद में उनको इसी क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझ लो। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन ना समझ के पूरा चैप्टर समझना, ठीक है। और इसको समझ लिया तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड तुम कर सकते हो। जैसे हमसे पूछा जा रहा है फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग, ठीक है, और F2 इज ग्रेटर देन F1 दे रखे, मतलब F2 बड़ा है F1 से। तो ये सिस्टम बच्चों ऐसे आगे जा रहा होगा, एक्सलेट हो रहा होगा, ये ऐसे, है ना। इलोंगेशन एक टाइम पे मैक्सिमम होगा, फिर ये ऐसे भी, ये ऑसिलेशन भी होता है, लेकिन फिलहाल हमें मैक्सिमम इलोंगेशन देखना है कितना हो सकता है इसमें। तो एक बात सोचो, अब हम इसे फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेस्पेक्ट में समझेंगे इस क्वेश्चन को। मान लो कहीं तो होगा सेंटर ऑफ मास, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितने एक्सेलेरेशन से चल रहा होगा, पहले ये देखो।
ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। कितना होता है बच्चों, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, ये तो पढ़ चुके हो तुम। तो टोटल फोर्स कितना है, F2 माइनस F1 अपॉन M1 प्लस M, ठीक है, ये इसके एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। अब तुम सोचो, अब कोई फ्रेम के रेस्पेक्ट में बैठा है, तो अब फ्रेम के रेस्पेक्ट में जब देखते हैं तो स्यूडो फोर्स आ जाता है ना, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गई। अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो इनर्शियल फ्रेम रहता है सिस्टम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। और अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या हो जाता है, नॉन इनर्शियल। ठीक है, अभी बहुत सारी बात है, मैं लेक्चर के बाद सारी चीजें मैंने इतनी सारी बताई, एक एक करके मतलब हम कंक्लूजन ले लेंगे। ठीक है, फिलहाल ये समझो कि भाई बाहर से फोर्स लग रहा है तो इस पर सीडो फोर्स लगेगा, तो सीडो फोर्स किधर की तरफ लगेगा। मैं M1 का डायग्राम बनाता हूँ। M1 पे एक तो फोर्स पीछे की तरफ F1 लग रहा है और एक सीडो फोर्स लग रहा है ना, दैट इज M1 ACM। तो नेट फोर्स ऑन M1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, फोर्स ऑन M1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो दो फोर्स हो गए ना बच्चों, है ना। तो उसको लिख देते हैं हम F1 डैश, दैट विल बी M1 ACM और प्लस F1। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों। अब M1 ACM एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, F2 माइनस F1 अपॉन F2O, M2 प्लस M1। ठीक है, M2 प्लस M1 प्लस F1, ऐसे लिख सकते हो ना बच्चा। देखो अब एलसीएम ले लेते हैं, तो M1 F2 माइनस M1 F1 और ये उधर जाएगा प्लस F1 M2, एलसीएम लेंगे माइनस F1 M1। ठीक है, समझ रहे बच्चों, M1 F2 माइनस M1 F1 और ये हो जाएगा M2 F1 प्लस M1 F1। ठीक है, कटा गया अपॉन टोटल मास, बच्चों ये हो जाएगा M1 F2 प्लस F1 M2 अपॉन टोटल मास लिख दिया मैंने। ठीक है, ये फोर्स ऑन M1 है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, है ना। अब जितना मैंने अभी पढ़ा है, पिछला कंसेप्ट पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स होना चाहिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेस्पेक्ट में, बोलो बच्चों। सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन लगेगा आपको नहीं सर हो सकता है अलग हो, तो चलो मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं। ठीक है, अदरवाइज इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मैंने कंसेप्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग सेम फोर्स आएगा, लेकिन फिर भी तो M2 को कैसे मानेंगे हम, M2 ऐसे जा रहा है, F2 इधर और सीडो फोर्स ऐसे। ठीक है, तो M2 ACM, तो नेट फोर्स जो होगा बच्चों विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट विल बी F2 माइनस M2 ACM। ठीक है, जब आप वैल्यू रखोगे, देखो मजेदार बात है, आपको पता लगेगा कि सेम वैल्यू आने वाली है उसकी, F2 माइनस M2 ACM, F2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, F2 M1 मल्टीप्लाई किया, मतलब एलसीएम लिया, प्लस F2 M2 माइनस M2 F2 प्लस F1 M2 अपॉन, ये कट गया ना, टोटल मास। देखना बच्चों, M1 F2 प्लस F1 M2, है ना, अपॉन टोटल मास, सेम नहीं आ गया ये, तो ये फोर्स भी सेम था। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब हमने आपको समझा दिया कि भाई ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट आएगा, उसी कंसेप्ट से समझ में आ गया, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में 2 पॉइंट सिस्टम में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। ठीक है, अब देखो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा बच्चों, F2 डैश, है ना, इक्वल हो गया। अब तुम कंसेप्ट देखो सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास को एक ऑब्जेक्ट आगे चलता हुआ दिखाई देगा ऐसे, मान लो ये x2 गया, और एक ऑब्जेक्ट इधर चलता हुआ दिखाई देगा, मान लो ये x1 चला ऐसे। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहे हैं भाई। अब ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ मास कितना वर्क होगा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम के रेस्पेक्ट में, इस पे जो ये दो फोर्स लग रहे हैं। तो F2 डैश हमने किधर लिया है, बताओ बच्चों, इधर की तरफ ना, और F1 डैश किधर लिया है, इधर। तो जिधर जा रहे हैं उधर ही वर्क कर रहे हैं, तो टोटल वर्क डन
क्या होगा, F1 डैश x1 प्लस F2 डैश x2, है ना। और उस वर्क से क्या हो रहा है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है ना, क्या हो रहा है उसमें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब तुम ध्यान से देखो, F1 डैश कॉमन आ जाएगा सर, क्यों, क्योंकि इक्वल है, अभी प्रूफ करा है तुमने। और ये हो जाएगा x1 प्लस x2, और डेल्टा यू कितना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल इलोंगेशन देखेंगे ना, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज देखेंगे तो इनिशियल जीरो था, नेचुरल लाइन में थी, फोर्स लगाया तो एक्सेलरेट हुआ, इलोंगेशन आया, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो x1 प्लस x2 कितना आ गया, 2f1 डैश अपॉन k, और यही मैक्सिमम इलोंगेशन है भाई, x1 प्लस x2। 2f1 डैश कितना है, देख लो, m1 f2 प्लस m2 f1 अपॉन m1 प्लस m2, ये मैक्सिमम इलोंगेशन आ गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के बहुत सारे, अब आप इस फॉर्मूले को याद कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा जेई मेन वगैरह के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एचसी वर्मा वगैरह कुछ बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स में दे रखा है जो आप ज्यादातर पढ़ते हो। तो अब जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में क्या कर दें, इक्वल फोर्स लगा दे ऐसे, ठीक है। तो मास m1 m2 कर दे, तो आप सोल्व कर सकते हो यहां से, है ना। F1 F2 की जगह F रख दो, कॉमन आ जाएगा, सोल्व हो गया। मास इक्वल कर दे तो m1 m2 की जगह m रख दो, एक तरफ का फोर्स हटा दे, केवल उधर की तरफ फोर्स रखे तो भी कर सकते हो। तो बच्चों ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम हुई, इसका और कहां इस्तेमाल हो सकता है, जब हम रोटेटरी मोशन पढ़ेंगे तब एक दो बार फिर समझाऊंगा इस फ्रेम को। तो हमारे लेक्चर्स में ना सीक्वेंस है, कौन सी चीज कहां पढ़नी है वो अपने तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं। और अगर किताबों को देखोगे तो इंपल्स, मोमेंटम, कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम इकट्ठा पढ़ाया जाता है, मैंने सेपरेट करके पढ़ा है आपको। यही क्वेश्चंस जो आपने पहले पढ़े हैं, यही मैंने आपको पहले करा चुका हूं कॉलेज में, वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन मैकेनिक एनर्जी प्लस मोमेंटम लग के सोल्व होते थे, आज एक ही क्वेश्चन पे सोल्व हो रहे हैं। तो ये फायदा होता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। आपको एक और बात बताता हूं, जो आज की लेक्चर से हमने सीखा, क्या सीखा कि विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर किसी सिस्टम का नेट मोमेंटम देख रहे हो आप, ठीक है, सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास दैट इज ऑलवेज जीरो, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो। ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगी, है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, वो भी जीरो होगा। तो जब ये जीरो है तो मोमेंटम भी जीरो होगा, है ना, समझ में आई बात। और हमने पढ़ा कि इंटरनल फोर्स जो होते हैं वो कभी काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते और मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकते सिस्टम के। पार्टिकल के सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, सिस्टम की काइनेटिक, सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते। सिस्टम काइनेटिक एनर्जी बदल सकती है लेकिन सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये बातों के साथ आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों। और नेक्स्ट टॉपिक आपका रोटेटरी की तरफ हम कूच कर जाएंगे, रोटेटरी मोशन पढ़ना शुरू कर देंगे। वैसे तो ये एनसीईआरटी में रोटेटरी में ही लिखा है, लेकिन अब हम प्योर रोटेटरी मोशन पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से। और बच्चों इनको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे